हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 1946 से ये घटना इसलिए शुरू कर रहा हूं कि ये पटेलों की सभा है। 1946 में 6 ऐसी घटनाएं हुई जिसको इतिहास में उसको क्रमबद्ध नहीं किया गया। एक घटना का जिक्र कहीं मिलता है और उसको डाइल्यूट करके बताया जाता है, दूसरी घटना का जिक्र कहीं और मिलता है, उसे डाइल्यूट करके बताया जाता है। इसलिए इतिहास में जब क्रोनोलॉजी आपकी ठीक नहीं होगी तो जो बात आप कहना भी चाहते हैं वो बड़ी डाइल्यूटेड लगेगी, उसका महत्व कम हो जाएगा। 1946 देश की 15 प्रांतीय असेंबली थी उस वक्त, और उनकी कोई गिनती 1585 सीटें थी। और 1946 से पहले 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान का जो आज शहर है लाहौर, उस लाहौर शहर के अंदर मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ और गुजरात के ही एक शख्स जिन्हें देश अली मोहम्मद जना के नाम से जानता है, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और उस अध्यक्षता में मुस्लिम लीग ने यह रेजोल्यूशन पास किया कि हमें कंप्लीट पाकिस्तान चाहिए। यह 23 मार्च 1940 की घटना है। और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, वहां से अगर आप जोड़ेंगे तब आज को आप समझ पाएंगे कि स्थिति क्या थी। उस चुनाव में बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया, तो करीब करीब भारत की समाज को, भारत देश को, तमाम हिंदुओं को देश के ये पता चल गया था कि पाकिस्तान कंप्लीट लेने की ऑफिशियल मांग हो गई है। और उसके बाद में हम अपने काम में लगे रहे और जिन्होंने रेजोल्यूशन पास किया वो अपने काम में लगे रहे। अब रेजोल्यूशन तो पास कर दिया उन्होंने 23 मार्च 1940 को, तो जैसे ही ये सुना तो फिर भारत में तय हुआ कि भाई भारत में चुनाव होने चाहिए। तो उस समय देश में 15 प्रांतीय असेंबली थी जिसकी कुल संख्या 1585 थी। इतनी सीटें थी, उस पर चुनाव होना था। तो जनवरी में चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद उसमें भारत के अंदर मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस पार्टी थी। मुस्लिम लीग ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया था और दूसरी तरफ कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। तो उस वक्त के दौर में मुस्लिम लीग के कंपैरिजन में कांग्रेस को माना जा रहा था कि भाई ये राष्ट्रवादी पार्टी है। और चुनाव की घोषणा हुई, चुनाव हुआ, तो 1585 सीटों में से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। चुनाव हुआ तो उन रिजर्व सीटों में से 429 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती और बाकी सीटों पर मुस्लिम लीग को सफलता नहीं मिली। तो कुल मिला के कांग्रेस की मेजॉरिटी आई और कांग्रेस पावर में आ गई। यह जनवरी की घटना है। इस चुनाव ने मुसलमानों को यह एहसास करा दिया कि वोट के माध्यम से जो पाकिस्तान बनाने की उनकी चाहत है वो पूरी नहीं हो सकती। और उसके बाद में मार्च 1946 में ग्रेट ब्रिटेन से कैबिनेट मिशन प्लान, जिसका अक्सर आप इतिहास में जिक्र सुनते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया। तो कैबिनेट मिशन प्लान जब भारत आया तो वो अपने एजेंडे के साथ आए थे, उसमें उन्होंने कोई बात छुपाई भी नहीं। और महात्मा गांधी से वो मिले और उन्होंने एकदम साफ कर दिया कि हम सत्ता का हस्तांतरण शीघ्र करने वाले हैं, लेकिन हम ये सत्ता कांग्रेस को देंगे और कांग्रेस में हमारी पहली पसंद जवाहरलाल नेहरू है। अब ये उन्होंने कुछ सोच के कहा होगा। तो आप सोचिए कि 1940 में जब पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास हो रहा था, उसी वक्त भारत के अंदर, भारत में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया गया। ये झारखंड की राजधानी छत्तीसगढ़ से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है रामगढ़, वहां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उनको मौलाना आजाद को बना दिया। वैसे कांग्रेस का अध्यक्ष 2 साल के लिए बनता था, लेकिन विशेष प्यार था लोगों को तो मौलाना आजाद 6 साल तक रहे। तो आनन फानन में गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव की घोषणा की और कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपना
लीडर चुनना चाहिए। और ये चंद लोगों के बीच में ही बात थी, आम आदमी को नहीं पता था। सबको लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष चुनना चाहती है। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार की नाम मांगे गए तो आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोग थे कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जवाहरलाल नेहरू का नाम ही नहीं दिया, उनका नाम ही नहीं आया पार्टी की तरफ से। तब हमारे पिताजी ने वहां जाके कहा कि नेहरू मेरी पहली पसंद है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जाकर अपने कद का दबाव बनाया और गांधी जी के कहने से फिर कांग्रेसियों ने जवाहरलाल नेहरू को उम्मीदवार बनाया नए अध्यक्ष के लिए, क्योंकि सबको पता था कि अगर ट्रांसफर ऑफ पावर होगी तो जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, और प्राइम मिनिस्टर वो चाहते थे। तो उनके दबाव में कांग्रेस पार्टी में वो अध्यक्ष उम्मीदवार बने, और सरदार पटेल भी उसमें उम्मीदवार थे, उसमें पट्टाभी सीतारमन भी उम्मीदवार थे। और चुनाव की घोषणा हो गई और मार्च में आप सोचिए कि वोट डाले जाने थे। वोट डाले गए तो गांधी जी के दबाव में नेहरू जी को उम्मीदवार बनाया। लेकिन सोचिए कि उस वक्त की कांग्रेस में कितने राष्ट्रवादी और कितने विजनरी लोग होंगे कि जब वोट डाले गए तो 15 वोट में से 1 वोट पट्टाभी सीतारमन को मिला, 2 वोट आज की बात भाषा में कहूं तो वो नोटा में गए, 2 वोट इनवैलिड हुए, और सरदार पटेल को 12 वोट मिले। यानी उस वक्त भी कांग्रेसी ये जानते थे कि नेहरू क्या हैं और पटेल क्या हैं। तो पहले तो उम्मीदवार नहीं बनाया कांग्रेसियों ने, फिर मजबूरी में गांधी जी के दबाव में उम्मीदवार बना भी दिया, तो उन्हें 1 वोट नहीं दिया नेहरू जी को। आज तो हमारे देश में बवाल मचा हुआ है छोटी छोटी चीजों के लिए। ये रिगिंग हो गई, ये नोटा हो गया, फलाना हो गया, रीकलाओ। उनके जो वारिस हैं जो आलू से सोना बना रहा है, रोज इलेक्शन पे सवाल उठाता है। आज जो सवाल उठाया जा रहा है, ये सवाल अगर 1946 में उठाया जाता कि गांधी जी और नेहरू, बेहया आदमी नेहरू ने मिलकर के सबसे बड़ा घोटाला किया, भारत जब पैदा भी नहीं हो पा रहा था तब इतना बड़ा घोटाला किया कि जिस आदमी को 12 वोट मिले वो प्रधानमंत्री नहीं बना, जिसे 1 भी वोट नहीं मिला वही प्रधानमंत्री बना। तो जब वो प्रोसेस चल रहा था तो गांधी जी ने दूसरी बेईमानी क्या की कि गांधी जी के जो सबसे नजदीक थे, जो उनके बहुत भरोसे के आदमी थे, उनकी देखरेख में ये इलेक्शन प्रोसेस किया उन्होंने। और उन्होंने सोचा कि शायद आचार्य जेबी कृपलानी मेरे भरोसे के हैं तो इसलिए उस बात को पब्लिक नहीं करेंगे। लेकिन आचार्य जेबी कृपलानी से ज्यादा ईमानदार आदमी कोई नहीं होगा। उनके चाहने के बावजूद भी एक चिट दी, दबाव बनाया, और आचार्य जेबी कृपलानी ने को चिट दी गई कि सरदार पटेल को चिट पहुंचाई और कहा कि आप इलेक्शन प्रोसेस से हट जाइए। अब जरा एक सोचिए कि एक बहादुर आदमी उस प्रोसेस के अंदर बैठा हुआ हो, उस प्रोसेस में उसको 12 वोट मिलने के बाद उस पर चिट पहुंचाई जाए कि विड्रॉ कर लो, कितना बड़ा ह्यूमिलेशन होगा। उन्होंने विड्रॉ नहीं किया, दूसरी बार जब चिट पहुंचाई, चिट फाड़ी और वो चले गए। और एक झूठ फरेब के साथ भारत की तथाकथित आजादी से पहले जो तथाकथित चुनाव हुआ उसमें पूरे तौर पे फ्रॉड हुआ और नेहरू देश के प्रधानमंत्री बन गए। यह घटना है अप्रैल की। और जब नेहरू बन गए तो मुसलमानों को और मुस्लिम लीग को लगा कि हमारा जो एजेंडा है वो तो फुलफिल होने वाला नहीं है, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान ने साफ साफ कर दिया कि कोई इस तरीके का मामला तो होने नहीं जा रहा है कि भारत का विभाजन होगा। तो आप सोचिए कि अप्रैल में ये सब कुछ हो गया। अगस्त में एक घटना घटी जो कनेक्टेड है इस बात से, जिसको आइसोलेशन में बताया जाता है। मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा लीडर, नंबर 2 लीडर, उस यूनाइटेड बंगाल का चीफ मिनिस्टर था। उस बंगाल के चीफ मिनिस्टर का नाम था हुसैन शहीद सोहरावर्दी। उस हुसैन शहीद सोहरावर्दी को यह अंदाजा हो गया कि सत्ता चुन गई है ज्यादा, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस पार्टी का फेस था नेशनलिस्ट पार्टी, तो उनको पाकिस्तान नहीं मिलेगा। 16 अगस्त 1946 को
हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने अपने बंगाल की पुलिस को 2 दिन के लिए छुट्टी पे भेजा और फिर बंगाल के अंदर वो तांडव हुआ, कोई 10 से 12 हजार सनातनी हिंदू महिलाओं को सड़कों पे काट के पड़ी हुई थी लाशें उनकी। 12 से 13 हजार लोग मारे गए, उसमें 99% औरतें थी, सनातनी औरतें थी। और उस घटना से इतने दबाव में आ गए गांधी जी कि जब तक ये मैसेकर चल रहा था, अगर आप आज के बच्चे ढूंढना चाहें